सखी एक्सपो 2021 महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को लिए एक एक्सपो। और सशक्तिकरण क्या सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता होती है? बिल्कुल नहीं। जब हम सखी एक्सपो की कल्पना कर रहे थे तभी हमारे पास ऑडिटोरियम भी था, और ऑडिटोरियम में हम चाहते थे अलग अलग फील्ड्स में एक्सेल करने वाली उन महिलाओं को बुलाना जिनको ऊंचाइयों में नए आयाम खोजते हुए हमने देखा ही नहीं बल्कि उनसे प्रेरित भी हुए हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉली जैन। डॉली जी एक ऐसी शख्सियत है जो कलकत्ता में जन्मी है, जिसे फैशन की नगरी भी कहा जा सकता है, जहां पर फैशन एक नई ऊंचाई छूते हुए मिलता है। और वस्त्र जो हमारे समाज में हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं, और खासकर जब वो महिलाओं के वस्त्र हों तो डॉली जी की जर्नी पक्का ही अनूठी रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। ड्रेपिंग को एक आर्ट के रूप में स्थापित करना, वो भी शुरू में 125 तरीके से साड़ी पहनाना और लिम्का बुक में आना, फिर 225 स्टाइल्स में पहनना और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आना, तो ऐसे लगा कि जैसे रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है डॉली जी ने। जब वो 200 तरीकों के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आई और उसके बाद सबसे जल्दी साड़ी पहनकर 18 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। कोको कोला अवार्ड्स, सशक्त नारी अवार्ड, सशक्त नारी सुमन, वेडिंग सूत्रा, ब्राइडल मेकर, पता नहीं कितने अवार्ड उनको मिले हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। तो क्या किसी ने ये सोचा था कि साड़ी पहनाने जैसी एक कला को लेकर कोई इतने सारे अवार्ड्स ले सकेगा और एक सेलिब्रिटी बन पाएगा? आज हमारे साथ रूबरू के इस एपिसोड में है डॉली जैन, एंड शी विल प्ले विद द 6 yards ऑफ मैजिक इन फ्रंट ऑफ अस। 6 yards ऑफ फैब्रिक जो हमने नाम दिया है वो बेस्ड है साड़ी के 6 गज कपड़े पर, जिससे डॉली जी खेलती हैं। और इस इंटरव्यू के लिए मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगी हमारी समिति से रश्मि जी। सखी एक्सपो टीम का अभिन्न अंग है श्रीमती रश्मि बिन्नानी। रश्मि जी को चुनने का एक बहुत अहम रीजन था कि रश्मि जी भी कोलकाता से हैं और बड़ी एलिगेंट तरीके से वो भी साड़ी पहनती है, तो ऐसा लगा कि ये एक बहुत अच्छी मैचिंग और अच्छी कॉम्बिनेशन होगी। एक सामाजिक वर्कर जिन्होंने बरसों बरस सामाजिक क्षेत्र को दिए हैं, ऐसी है हमारी रश्मि जी बिन्नानी। हैप्पीली मैरिड विद 2 children, a girl and a boy. Nobody can make out Rashmi ji. Seeing you, you still look so young and beautiful. And over to you, Rashmi ji. Please go ahead with the interview. Thank you so much. थैंक यू गिरिजा जी। आज डॉली जैन और साड़ी एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं, तो इन दोनों को अंगीकार करते हुए मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगी। नवरंगी अदाओं का समावेश है साड़ी, नवरंगी अदाओं का समावेश है साड़ी, हमारी संस्कृति हमारी विरासत है साड़ी। विभिन्न आयाम देकर इसे शिखर तक पहुंचाया है डॉली जी ने, विभिन्न आयाम देकर इसे शिखर तक पहुंचाया है डॉली जी ने, अलग अलग रूपों में इसे पहनकर सर्वोच्च बनाया है डॉली जी ने। डॉली जी, आपका स्वागत है। आपने एक बार एक सेमिनार में कहा था कि फॉर्मल एजुकेशन डज नॉट प्ले अ वाइटल रोल इन माय लाइफ। तो आज के डेट में, आज की तारीख में जब शिक्षा का बहुत महत्व है, ऐसे समय में फॉर्मल एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आज भी यही कहूँगी कि फॉर्मल एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं तो ये हिच लगती ही है, क्योंकि आप सबको मैं बताऊं कि मैं खाली क्लास 7 पढ़ पाई। उसके बाद मेरे एजुकेशन में ड्यू टू सम इश्यूज मैं आगे नहीं पढ़ पाई। और इनिशियल डेज तो मुझे लगता था मैं बहुत डरती थी, समाज को ये बताना नहीं चाहती थी, बट अब बहुत गर्व फील होता है कि एजुकेशन मेरे लाइफ में इतना बड़ा रोल नहीं प्ले किया है, बट जो आप में कुछ करने की जज्बा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई कला है जो आप निखारना चाहते हैं, तो एजुकेशन बैरियर नहीं बनता है। मतलब वो हमेशा आई थिंक एक ब्रिज बनता है।
बट बैरियर नहीं बनता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक फॉर्मल एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी किसी को भी कि आज मैंने क्लास 7 करके छोड़ दिया और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, तो आप भी आपके जो गुण हैं, वो आपकी जो कला है उसको शुरू कर दीजिए, एजुकेशन नहीं लीजिए। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। बट ये है कि जैसे पहले कैसे कहते थे ना कि 12th कर लिया क्या, लड़की ग्रेजुएट है क्या, कितनी पढ़ी लिखी है। तो आप 12th के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एक्सट्रीम है आज के टाइम में, जैसे हम इंटीरियर्स करते हैं या फैशन करते हैं या कुछ भी, वो इमीडिएटली आप 12th के बाद कर सकते हो। ग्रेजुएशन करना is not important if you think it doesn't play any role in your career. So I think then you can go ahead with choosing your stream, because these days we've got enormous streams. समय बहुत कम है और बहुत कुछ करना है, तो वो 3 साल मुझे लगता है कि आप ग्रेजुएशन करने में नहीं फिनिश करें, अपना एक स्ट्रीम पकड़ लें। और यहाँ पे मुझे ये भी लगता है अगर आप साइड बाय साइड दोनों कर ले तो सोने पे सुहागा है। तो मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं 12th कर लेती, काश मैं ग्रेजुएशन कर लेती, तो आई थिंक और स्टार्स ऐड कर पाती मैं अपने कैप में। बहुत सही फरमाया आपने। एजुकेशन इज नॉट अ बैरियर। तभी तो साड़ी जैसी रोजमर्रा की चीज को आपने प्रोफेशन से जोड़ा है। इसे जोड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ, कैसे और कब मिली? लिटरली आप सबको बताऊं कि मुझे साड़ी से सख्त नफरत थी। ओ माय मतलब गॉड! मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं पली बड़ी बैंगलोर में, मेरी पैदाइश ही एक्चुअली रश्मि जी बैंगलोर की है। मैं बैंगलोर से पली बड़ी, मेरे सारे सराउंडिंग्स में मैं ज़रूर देखती थी कि लोग साड़ी पहनते हैं, वो साउथ इंडियन पावड़ा पहनते हैं, मेरी मम्मी भी रेगुलर साड़ी पहनती थी। बट अचानक से जब हम कलकत्ता आए और जब मेरी शादी हुई, तो कहते हैं ना कि जीन्स एंड टॉप से एक लड़की अचानक से साड़ी में आ गई। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे साड़ी से तो एकदम नफ़रत थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि रोज़ सुबह उठो, पौन घंटा मुझे लगता था एक साड़ी पहनने में, और लगता था क्यों नहीं ये मुझे कुर्ता पहनने देते, ऊपर से स्लिप किया, एंड इट्स सो मच ईज़ियर। बट मेरे ससुराल वाले इस चीज़ को लेके बहुत रिजिड थे, एंड दे वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट कि साड़ी ही पहननी है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसको एक करियर बनाएंगे, इसको एक स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। बट आई थिंक फ्यू थिंग्स आर प्लान्ड एंड फ्यू थिंग्स आर डिजाइन्ड फॉर यू, एंड दिस वाज एक्चुअली डिजाइन्ड फॉर मी, एंड इट जस्ट हैपेंड। ओके। डॉली जी, आज के इस युग में जब लोग साड़ी पहनने से कतराते हैं, उनका कहना है कि साड़ी बहुत टाइम टेकिंग है, इट इज़ वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। ऐसे समय में हमारी लुप्त होती संस्कृति साड़ी को आपने अपनाया और आप सक्सेस भी रही। तो इस अनोखे प्रोफेशन को चुनने के पीछे आपका क्या कारण था? और आपने जब ये अनोखा प्रोफेशन चुना तो आपको घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? और ये भी बताएं कि डॉली जैन एज अ साड़ी ड्रेपर जब समाज के सामने आई तो समाज का क्या रिएक्शन था? तो आपका सबसे पहला सवाल था कि मैंने इसको कैसे चुना। तो मैंने इसको नहीं चुना, शायद इसने मुझे चुना। इसलिए मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जो एक मारवाड़ी फैमिली थी, बहुत ऑर्थोडॉक्स थे। बिल्कुल काम करना, बाहर जाके काम करना वाज़ अ कंप्लीट नो-नो इन माय फैमिली, बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू अ रॉयल फैमिली इन फ्रॉम जयपुर। एंड मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था कन्विंस करना उनको कि मेरे अंदर एक आर्ट है। हालाँकि जबकि मुझे ही नहीं पता था कि मेरे अंदर ये एक आर्ट है। कहते हैं ना, हर सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो मेरी जब शादी हुई और मुझे रोज़ साड़ी पहनना पड़ता था और पौन घंटा जब मुझे लगता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों नहीं हम कुछ और पहने, वो ज़्यादा ईज़ी है। तो कन्विंस करते-करते जब घर वाले कन्विंस हुए, तो आपको यकीन नहीं होगा, मुझे साड़ी से प्यार हो गया। मुझे ऐसा लगता था मैं सबसे सुंदर साड़ी में लग रही हूँ। मैं और चीज़ें पहनती थी, तो आई जस्ट फेल्ट कि
जो ब्यूटी एक साड़ी आपको देता है, वो ब्यूटी मुझे डेनिम, वेस्टर्न, इंडियन और कोई भी इंडियन अटायर, भले वो सलवार सूट हो या सरारा गरारा हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसमें वो ब्यूटी निकलती है। साड़ी जस्ट मेड मी लुक वेरी ब्यूटीफुल। एंड एक सिचुएशन ऐसा था कि जब मैं इसको करियर कैसे चूज की, हमारे पास उन दिनों आज का समय नहीं है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में एक इवेंट है, आप इमीडिएटली मार्केट गए, आपने नया कपड़ा खरीदा, लिया एंड यू वोन इट। ये वो समय का बात है जब 25 साल पहले, जब हमारे पास लिमिटेड वार्डरोब होया करते थे, हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट की साड़ी हुई होया करती थी। सो एक फंक्शन था, मुझे ध्यान है, और मैं उसमें एक साड़ी पहन के गई, और ठीक उसी गैदरिंग में मैं एक हफ्ते बाद उसी साड़ी को पहन के गई। अच्छा, क्योंकि लिमिटेड साड़ीज थी तो उसी साड़ी को जब मैंने रिपीट किया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ चेंज करके पहनते हैं, क्योंकि सेम साड़ी पहन रही हूँ। तो पहले मैंने पल्ला उल्टा किया हुआ था, इस बार वो पूरा का पूरा पल्ला सामने आया हुआ था। तो जैसे मैं एंटर करती हूँ, आई गेट कॉम्प्लीमेंट्स लाइक, अरे ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से खरीदा तुमने, कौन सा डिजाइनर है, बहुत ही प्यारी साड़ी और तुम्हारे ऊपर बहुत ही जच रही है। तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया लोगों को, यही साड़ी मैं एक हफ्ता पहले पहनी, तब लोगों ने रियलाइज भी नहीं किया ये सेम साड़ी है, और अभी लोगों को इतना समझ में आ रहा है और इतना सुंदर लग रहा है। तो the idea actually came to me that the entire concept is about knowing your sari and draping it in a different way and letting people just think what you are wearing. So idea definitely वहां से आया कि साड़ी को जब आप अलग अलग तरह से पहनते हैं तो लोगों को यही नहीं पता होता आप सेम गारमेंट कैरी कर रहे हैं। और वेरी जब दूसरा आपका सवाल था कि लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए वो पहनना नहीं चाहते हैं, यंग जनरेशन को आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे इस चीज को लेके। तो टाइम टेकिंग तो ऐसा है कि देखिए, मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इस साड़ी को 18 एंड हाफ सेकेंड्स में पहन के। तो अगर मैं 18 एंड हाफ सेकेंड्स में पहन सकती हूँ तो आप 1.5 मिनट में तो जरूर पहन सकते हैं। इट इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू इट, इट इज हाउ यू फीड योर माइंड। अगर आपने अपने माइंड को ये कह दिया है कि इट इज अ डिफिकल्ट टास्क एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, then I think nobody in this world can help you. But if you feed it yourself that this is not impossible, this is I am possible. So I think there is nothing, there is no word in the dictionary which is impossible. So I think for me, I have always been an ardent follower of what my dad said. So हमेशा उन्होंने सिखाया कि ना, नहीं, नो, नहीं होगा, ये आपके डिक्शनरी में या आपके शुरुआत की लाइंस नहीं होनी चाहिए। So I think that is what I have followed, and I have never spoken the language of नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो जब साड़ी का चीज आया और वो टाइम टेकिंग था, तो मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू कर दिया कि ये 45 से कैसे 30, 30 से कैसे 20, 20 से कैसे 2 मिनट, और 2 मिनट से कैसे 18 सेकेंड पे मैं आई हूँ। दैट इज द ब्यूटिफुल जर्नी। यंग जनरेशन को बताना बहुत ज़रूरी था कि ये बहुत सुंदर कपड़ा है। आप कितना भी वेस्टर्न गारमेंट खरीद लो, व्हेन अ लेडी वॉक्स इन अ साड़ी, दे विल नॉट लुक एट यू। Ultimately, the eyes will all be glued to the lady walking elegantly in a sari. तो मुझे लगता है जो एलिगेंस है, जो स्मार्टनेस है, वो और जो ब्यूटी है, जो एक साड़ी दे सकती है वो कोई और वस्त्र दे ही सकता है। एंड आई एम ग्लैड कि ये मैं नहीं, आज की जो यंग जनरेशन है और आज का जो एंटायर कॉम है वो इस चीज को समझ गया है। और आपके घर वालों का कितना सपोर्ट था? 100% आप ये चीज देखिए कि मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ प्लस माय फैमिली एंड आई हैव 2 डॉटर्स, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मुझे इस करियर में 15 साल हो गए और मेरी बेटी जो छोटी वाली है वो 17 साल की है। लिटरली वो 2 साल की थी तब से मैं उसको, तो आप समझ सकते हैं कि इट वॉजेंट एन ईजी टास्क, ना मेरे लिए ना मेरे बच्चों के लिए। बट विदाउट द सपोर्ट ऑफ द फैमिली इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू go ahead and do something.
इनिशियल डेज में ज़रूर मेरी मदर इन लॉ को लगता था कि घर पे मेहमान आए हैं तो भी मुझे निकलना है, तो आई हैड टू लीव। अगर कहीं पे कोई कमिटमेंट की हुई है और मुझे जाना है तो मुझे जाना है, भले घर पे कोई भी आया हुआ हो। एंड तो इनिशियल डेज इट स्टार्टेड मेकिंग मी फील कि मैं उनको टाइम नहीं दे रही हूँ, मैं घर को टाइम नहीं दे रही हूँ, और मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। So the best way is not annoying anyone, not going against anyone. The best thing to have a happy career in your life is कि आप एक साथ बैठे. So this is what I did. One evening we all sat हमारे डाइनिंग टेबल पे. I still remember हमारे डिनर के बाद we all sat and I told मम्मी I have a problem, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को सबसे चाहिए. So both my daughters, my husband, my father-in-law and my mother-in-law, हम सब इकट्ठे बैठे और मैंने उनसे कहा कि इसमें मुझे करियर बनाना है और मुझे बहुत ऐसा लगता है कि इसमें पोटेंशियल है और मैं कर सकती हूँ. अब आप सब मुझे बताएं कि इसको कैसे हम आगे लेके जाएं. So I think the family plays a very important role. अगर आप अगेंस्ट जाएंगे और आप उनकी मर्जी या आप कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे लड़ाई करके अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपके मन में एक ग्लिच रहेगा, अपने आपके मन में एक शंका रहेगी, आपके मन में कहीं ना कहीं वो एक उदासी रहेगी जो शायद आपको आगे बढ़ने में एक रुकावट रहेगी. लेकिन आपके पूरे परिवार को लेके अगर आप आगे बढ़ते हो और उनसे सजेशन लेते हो कि इसमें आप कैसे आगे बढ़ोगे, तो देन आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल विच कैन नॉट बी सॉल्व. ऑल्सो इसमें आई थिंक फैमिली डिडंट प्ले अ डिफिकल्ट रोल. व्हाट डिफिकल्ट रोल मुझे लगा समाज प्ले किया. पहला तो क्योंकि करियर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स था, साड़ी ड्रेपिंग कर रही है, और दूसरा ज़रूरत नहीं थी. जब आप फिनेंशियली स्ट्रांग रहते हो और आपको ज़रूरत नहीं होती है, तब सबसे पहले समाज आपको आके कहता है ज़रूरत क्या है, क्यों निकल रही हो, करना क्यों है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास. आई मीन ये सुन सुन के मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि अगर किसी औरत को ज़रूरत नहीं है और उसके अंदर एक कला है, तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकती. अगर कोई एक डांसर है या कोई पेंटर है और वो यू नो जिसे कैसे समृद्ध है सब चीज सब सुखों से, तो उसे बाहर निकल के कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसा उसे कमाना नहीं है. तो आई थिंक सोसाइटी प्लेड अ वेरी डिफिकल्ट रोल. मुझे घर वालों से नहीं, सोसाइटी से लड़ना पड़ा कि अगर मेरे अंदर एक कला है और मैं करना चाहती हूँ, एंड जब मेरे फैमिली को प्रॉब्लम नहीं, तो आई थिंक आप क्यों बोल रहे हो. I literally had to say these words. And मुझे आज भी याद है कि मैं एक इवेंट एक क्लाइंट के गई थी और मैं वहाँ से जब वापस आई तो मैं बहुत रोते रोते आई. और मेरे पापा हमेशा मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर, एक बहुत यू नो he actually I don't have him anymore beside me, but I still have him in my heart. तो मेरे पापा के पास मैं रोते रोते गई और पापा से कहा मैंने कि पापा पता नहीं मेरे प्रोफेशन को लोग सही नज़र से देखेंगे कि नहीं. लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या कर रही है लड़की, साड़ी ड्रेपिंग क्या करियर है. तो पापा ने सिर्फ एक लाइन कही जो शायद मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, या मेरे चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया. लाइन थोड़ी हार्श है बट आई थिंक आप सब इससे कनेक्ट करोगे. पापा ने कहा कि बेटा कुत्तों का काम भौंकने का होता है और हाथी कुत्तों के भौंकने से नहीं रुका करते. तो अगर आप हाथी हो तो बाकी को भौंकने दो. सो आई थिंक आई एम रियली सॉरी बिकॉज ये थोड़े वर्ड्स थोड़े वैसे हैं, बट मेरे लिए ये इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे और मैंने लिटरली अपने आप को एक हाथी बनाया और मैंने फिर उसके बाद किसी की नहीं सुनी. आई सेड अगर आप एक कांच के सामने खड़े हो और आईना आपको कह रहा है कि आप सही हो और आप कहीं भी गलत नहीं हो, then I think you don't have to be scared about anybody else. बहुत सही फरमाया है आपके पापा ने, और इसीलिए आज सोसाइटी जो आपको इतनी क्रिटिसाइज कर रही थी, आप उनको ओवरकम कर सकी. डॉली जी, हम पूछना चाहेंगे कि साड़ी तो आपका इनबिल्ट टैलेंट है,
पर अपने ब्रांड नेम को कायम रखने के लिए आपने और क्या-क्या स्किल सीखे? देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि एजुकेशनल लाइन मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। सो लर्निंग इंग्लिश वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी बिकॉज़ आज आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आपको कितनी भी अच्छी हिंदी आए, लेकिन जब आप फड़फड़ वाली इंग्लिश बोलते हो ना, तब कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। सही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कल भी वही डॉली थी और आज भी वही डॉली हूँ। बट डेफ़िनेटली ये स्किल मुझे सीखना पड़ा कि कैसे आप दूसरों को एड्रेस करते हैं, कैसे आपके प्रॉपर टेबल मैनर्स होने चाहिए, प्रॉपर वेलकम एटिक होनी चाहिए, यू नो दोज़ बेसिक एटिक्स। एंड ऑल्सो आई थिंक मुझे apart from wearing a sari, I had to learn makeup, I had to learn how to carry myself, I had to learn hair and ये सारी चीज़ें। And I think this played a major role because आप कितने भी अच्छा आपका कला हो, but you know to present yourself, आप बहुत अच्छा खाना बनाए हो लेकिन आपने परोसा नहीं अच्छी तरह से, तो सही, कहीं न कहीं खाना खाने वाला खाएगा ज़रूर, लेकिन जब वो परोसा हुआ सुंदर रहता है ना, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। खाना सही। वही है, बट टेस्ट बढ़ गया बाय जस्ट सर्विंग इट। सो आई जस्ट लर्न्ड हाउ टू सर्व माय आर्ट इन अ बेटर वे। बहुत सही कहा आपने। अच्छा डॉली जी, मैं पूछना चाहूँगी कि हर बिज़नेस में उतार-चढ़ाव तो रहता ही है। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपने गलत प्रोफ़ेशन चुना है और ऐसे समय में किसने या फिर किस पर्सन ने या किस बात ने आपको मोटिवेट किया अगेन टू रिजॉइन दिस बिज़नेस? आई थिंक इनिशियल टाइम्स में मुझे ऐसा लगा, ये नहीं कभी भी लगा, कभी भी ये नहीं लगा कि मैंने साड़ी ड्रेपिंग एज़ अ प्रोफ़ेशन गलत चूज़ किया है। बट ये डेफ़िनेटली बीच-बीच में डर होने लग जाता था कि इसका क्या भविष्य है? इसको जिस मुकाम पे मैं इसे ले जाना चाहती हूँ, क्या उसे मैं ले जा पाऊँगी? क्या अकेले सिर्फ़ इससे मैं आगे बढ़ पाऊँगी कि इसके साथ मुझे 2-4 चीज़ें और जोड़नी पड़ेगी? जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं और फैमिली है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप क्यों नहीं हेयर एंड मेकअप इसके साथ करते हो, तो यू बिकम अ कंप्लीट पैकेज। आपको मेकअप भी आता है, हेयर भी आता है और ड्रेपिंग में तो आप एक्सपर्ट हो। बट हर टाइम जब मैं कंफ्यूज रहती थी, तो माय फादर वाज द ओनली वन जिसके पास मैं इमीडिएटली इधर मैं कॉल करती या मैं उनके पास पहुंच जाती, पापा मुझे ना लंदन जाके मेकअप सीखना है और मैं ना एक मेकअप आर्टिस्ट और एक ड्रेप आर्टिस्ट और एक हेयर आर्टिस्ट। तो पापा हमेशा कहते थे, बेटा आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, आप ऐसा एक प्रोफेशन चूज कियो जो लिटरली लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, उसको इतना ज्यादा आप पढ़ो, उसके बारे में रिसर्च करो कि लिटरली जब दुनिया ड्रेप्स के बारे में सुनना चाहे और सोचे साड़ी के बारे में, तो उनके दिमाग में एक ही नाम आए, वो है डॉली। अगर आप मेकअप और हेयर करोगे जो कि एक ऐसा फील्ड है जिसमें ऑलरेडी हजारों लोग हैं, तो आप कहीं ना कहीं खो जाओगे। सो आई थिंक हर बार जब मैं थोड़ी पीछे होती थी, पापा एक इलास्टिक बन के मेरे को, एक चुंबक बन के वापस मुझे अपनी जगह पे खींच के रखते थे। पापा को गए 3 साल हो गए, बट मुझे ऐसा अ, हर बार लगता है कि जब भी मुझे कुछ पूछना होता है, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया अपने बातों से कि आज मैं कोई भी डिसीजन लेना चाहती हूँ तो मुझे पता है कि वो है, बट वो मुझे दिख नहीं रहे हैं। So basically, your father is the success person behind you. यस, यू कैन से दिस। अच्छा, डॉली जी आपकी फर्स्ट क्लाइंट कौन थी एंड वेर यू नर्वस एट दैट टाइम? आप यकीन नहीं करोगे कैसे ये चीज हुआ। सबसे पहले तो साड़ी ड्रेपिंग को मैं कैसे करियर बनाई। अ, मैं साड़ी बहुत सुंदर से पहनती हूँ। और मेरे कॉम्प्लेक्स में कुछ लड़कियां थी जिनकी शादी होने वाली थी। उनकी मम्मी का मेरे पास फोन आया
कि बेटा मेरी बेटियों की शादी होने वाली है, आप उन्हें ड्रेपिंग सिखा दोगे? मैंने कहा कि ठीक है आंटी, आप उनको भेज दीजिए। तो एक लड़की थी और वो अपने साथ 2 अपनी फ्रेंड्स को लेके आ गई। 3 दिन तक मैंने उनको ड्रेपिंग सिखाई, बहुत अच्छे से लड़कियों ने सीखी। उस दौरान मुझे लगा अरे इनको सिखाते-सिखाते मुझे इतने सारे ड्रेप्स आते हैं। तो 3 दिन तक जब उनको सिखाने के बाद जब वो घर गईं और वो ड्रेप की, उनकी मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया, बेटा ये तो हमसे अच्छा पहन रहे। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि आज मैंने जिसको सिखाया वो अपने मम्मी से ज़्यादा अच्छा पहन रहे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। उसके बाद उसी उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की थी जो रायपुर में जिसने एक वर्कशॉप किया था, जिसको जैसे एक फिनिशिंग स्कूल किया था, जिसमें 12 दिन का एक कोर्स था। एक दिन हेयर, मेकअप, ड्रेपिंग, कुकिंग, डांस एंड एवरीथिंग। सो शी जस्ट कॉल्ड मी अप और उसने कहा कि डॉली जी, हम यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं और ड्रेपिंग का एक पार्ट है, आप करोगे क्या? तो कहते हैं ना, जैसे कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे नॉक करती है और अगर आपने उस वक्त नहीं ग्रैब किया तो वो दूसरे का दरवाजा नॉक करती है। इमीडिएटली उसका फोन आया और नॉट नोइंग कि क्या करना है, मैंने बोला हाँ मैं जरूर करूंगी। और मैं इतनी नर्वस हो गई, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने हाँ तो कर दिया है, बट मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे पहनना क्या है, एड्रेस कैसे करना है लोगों को, कितने लोग रहेंगे और मैं क्या क्या सिखाऊंगी। तो दैट वाज द टाइम आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा नर्वस थी। और आप इमेजिन करिए कि मैं दरवाज़ा खुलता है और मैं एंटर करती हूँ और 86 स्टूडेंट्स मेरे फर्स्ट बैच में। और मैं पूरी लिटरली आई एम स्वेटिंग, मेरे पाँव काँप रहे हैं, मैं पूरी ठंडी हो रखी हूँ। बट आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं आपको कुछ सिखाने आई हूँ। एंड आई थिंक एक बहुत बड़ा बूस्ट ये चीज़ हुई थी रायपुर में। और एक बहुत बड़ा बूस्ट मुझे मिला क्योंकि नेक्स्ट डे उनका सालसा का क्लास था और उन सारी औरतों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मैम आप एक दिन और रुक जाइए, हमें और भी बहुत कुछ सीखना है आपसे। तो आई थिंक तब मुझे लगा कि मैं साड़ी तो अच्छा पहनती हूँ बट आई एम ऑल्सो अ गुड टीचर। मैं बहुत अच्छी तरह से इनको सिखाई, इनको अच्छा लगा, तो आई एम ऑल्सो अ गुड टीचर। उस दौरान हैदराबाद किसी की एक शादी होने वाली थी हैदराबाद में। और वो उनमें से एक जन थे जो रायपुर में मेरा क्लास अटेंड कर रहे थे। तो आई थिंक आफ्टर 2-3 मंथ्स किसी का एक रैंडम फोन आता है कि हैदराबाद में हमारे यहाँ शादी है और आप प्लीज हमारी बहुओं को, बेटियों को साड़ी पहना पाओगे क्या? नॉट नोइंग कि साड़ी ड्रेपिंग एक फील्ड है और वो वेडिंग में काम आ सकता है। उनका फोन आया और मैंने कहा हाँ बिल्कुल, एकदम मैं कर सकती हूँ। और दैट वाज माय फर्स्ट वेडिंग जो रायपुर के क्लाइंट थे, हीरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज थे। और उनका मैंने वेडिंग रामोजी फिल्म सिटी में आज से 15 साल पहले रामोजी फिल्म सिटी में आई थिंक किया था। ये 3 या 4 दिन का इवेंट था। दैट वाज माय फर्स्ट वेडिंग, इट वाज अ हाई प्रोफाइल वेडिंग। और उसके बाद लिटरली देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो मैं बहुत नर्वस थी, बहुत एक्साइटेड थी, इतनी सारी फीलिंग्स चल रही थी एक साथ कि लिटरली बयान करना मुश्किल है कि कैसा फील कर रही थी मैं। चलिए अब हम आपसे डी मार्ट के बारे में जानना चाहेंगे। किसके बारे में? डी मार्ट। डी कोट। यस। डी, हाँ। तो मैं आपको बताती हूँ डी कोट क्या है। डी कोट एक न्यू जनरेशन पेटीकोट है। अब जब मैं साड़ी 15 साल से जब मैं साड़ी पहना रही हूँ तो मुझे ये समझ में आने लग गया कि लोगों का फैब्रिक सिलेक्शन इज नॉट रॉन्ग, लोगों का ब्लाउज इज नॉट रॉन्ग। सारे चीज की जो कल्प्रिट थी वो थी एक पेटीकोट। अंडरस्कर्ट आप हमेशा गलत पहनते आए और आपको ऐसा लगा कि आप मोटे इसलिए लग रहे हो क्योंकि आप साड़ी पहने हो। पहले तो हम मम्मी का वो फ्लैट पेटीकोट्स पहनते थे जिसमें बहुत घेरा होता था। फिर आज के टाइम पे मैंने देखना शुरू किया कि बहुत ही बॉडी हगिंग, एकदम शेप वेयर टाइप की चीज जो आपको एकदम टाइट बॉडी फिटिंग पेटीकोट आने लग गए मार्केट में।
तो मेरे को ऐसा लगा कि ये भी गलत है जो मम्मी वाला फ्लैट पेटीकोट है, और ये भी गलत है जो इतना टाइट फिटिंग है। तो ऐसा क्या चीज़ हम निकालें जो कि आपको ड्रेपिंग में बेनिफिट करे, और एक समाज को एक ऐसा चीज़ दे, और लड़कियों को, यंग जनरेशन को एक ऐसा चीज़ दे जो उनको साड़ी की तरफ वापस पुल कर सके। तो जो ये डीकोड है, इसका टैगलाइन है, डिकोड ऑल योर प्रॉब्लम्स बाय वेयरिंग अ डीकोड। सो दैट्स हाउ डीकोड नाम निकला। डीकोड का फर्स्ट अल्फाबेट ड्रेप, दीवा, डिजायर, डिटर्मिनेशन, जो एक औरत है, और डॉली का भी आप डी ले सकते हो, और कोट है कि आप इसके ऊपर अपनी साड़ी को एक कोट दे सकते हो। दैट्स द एंटायर आइडिया बिहाइंड। ये कॉटन फैब्रिक है, कॉटन में एक स्ट्रेच है। आप जैसे बहुत टाइट फिटेड अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो आप पाँव फोल्ड करके नीचे नहीं कर पाओगे, बट इसमें आप आराम से नीचे बैठ सकते हो। पहले ज़माने की जो नारी थी उसे गाड़ी नहीं चलाना होता था, उसे बस दौड़ दौड़ के बस नहीं पकड़ना होता था, ऑटो, साइकिल, रिक्शा, ये सारी चीज़ नहीं, क्योंकि वो घर पे रहती थी, वो कुकिंग करती थी, वो हाउस होल्ड वर्क करती थी। बट आज के टाइम पे हमारा भाग दौड़ हो गया है, और आज के टाइम पे मुझे पता है कि अगर मुझे गाड़ी चलानी है तो मुझे नीचे बैठ के पाँव फोल्ड करके पूजा भी करनी है। तो ये एक ऐसा डिकोड निकला है जो आपको बहुत सारी चीज़ों में एक्सेसिबिलिटी देता है। इट्स अ फ्री प्रोडक्ट, एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम। ओके। डॉली जी, आप एक साड़ी को 325 स्टाइल से पहन सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपको इतने स्टाइल में साड़ी पहनने की प्रेरणा कैसे मिली, और दूसरा कि आप इतने स्टाइल्स याद कैसे रख लेती है, और इनमें से हम चाहेंगे कि आप अपनी फेवरेट स्टाइल हमें बताएं और वो आपकी फेवरेट क्यों है। तो सबसे पहला सवाल था आपका, 325 स्टाइल में साड़ी पहनने की प्रेरणा किसने दी आपको, या आपको कैसे मिली? देखिए, हुआ यूं कि जब मैंने स्टार्ट किया ये, तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि जब तक आप या तो कोई अवार्ड या सर्टिफिकेट या आपका कोई बैकग्राउंड, जैसे आप कोई फैशन इंडस्ट्री से हो, वो नहीं हो, तब तक सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मोर देन सोसाइटी, जो इंडियन डिजाइनर्स है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसको लेने के लिए मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले एक मैनिक्विन लेके आई, और मैनिक्विन के ऊपर मैं एवरी डे रिलीजियसली प्रैक्टिस करना स्टार्ट की। जब मैंने एक साड़ी को 80 तरह से पहना दिया मैनिक्विन को, और मैं फोटो खींच के एक सीडी बनाई, तो मैंने उस सीडी को लिम्का रिकॉर्ड वालों को भेजा, और उन्होंने कहा कि ये क्या है, ऐसा हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर मैंने उनको कहा, आप देखिए अच्छे से, एक साड़ी को हम इतने तरह से पहन सकते हैं, और ये एक इंडियन कल्चर है, और हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। तो लिटरली जब उन्होंने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर वो कैलकटा आए, मैंने पूरा उनको ड्रेप्स लाइव करके दिखाया। तब मुझे मेरा फर्स्ट सर्टिफिकेट मिला था, विच सेज डॉली जैन होल्ड्स अ लिम्का रिकॉर्ड फॉर ड्रेपिंग अ साड़ी इन 80 डिफरेंट स्टाइल्स। देन आई थिंक मैं करीब 6 महीने वेट की, कि मुझे लगा मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है, अब कोई और भी देखेगा, कोई और भी रिकॉर्ड बनाएगा, फिर मैं उसके रिकॉर्ड को ब्रेक करूंगी, और फिर वो मेरे ब्रेक करेगा, एंड सो ऑन। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने वेट करने के बाद जब मुझे लगा कि कोई भी मेरे कंपटीशन के लिए नहीं आ रहा है, तो मेरी कंपटीशन मेरी खुद से थी। और 80 ड्रेप्स तो मैंने बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया था। फिर मेरा नेक्स्ट रिकॉर्ड था, मैंने उसी ड्रेप से, ड्रेप्स निकले कैसे, जैसे राजस्थानी ड्रेप कर रहे हैं और बंगाली ड्रेप कर रहे हैं, और दोनों ड्रेप को जैसे मैंने मर्ज किया, तो वो बंगाली और राजस्थानी ड्रेप का एक मिक्सचर हो गया, तो एक नया ड्रेप निकल गया। इसी तरह बंगाली ड्रेप को मैंने कुर्गी से ब्लेंड किया, तो कुर्गी और बंगाली मिलके एक नया ड्रेप निकल गया। और हमारे भारत देश में इसकी तो कमी नहीं है, हर स्टेट का एक नया कपड़ा है, हर स्टेट का एक नया तरीका है उसको पहनने का। मैंने जब 125 का रिकॉर्ड बना के जब मैंने
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा अब मुझे अलग अलग स्टेट्स में जाके उनसे उनके पहनाव को उनके फैब्रिक को समझना है, उनके फैब्रिक को पहनने के उनके तरीके को समझना है। तो लिटरली आप कह सकते हैं कन्याकुमारी से यू नो केरला तक मैंने पूरी की पूरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूरे लिटरली केरला तक मैंने पूरी की पूरी जर्नी एक ट्रैवल की है। अलग अलग स्टेट्स गई हूँ, स्टेट्स में उनके चीज़ों को समझी, उनके फैब्रिक को समझी, उनके पहनने के तरीके को समझी। और समझी यंग जनरेशन से नहीं, वो जो लेडीज मुझे सिखाई, मुझे आज भी याद है एक लेडी थी जो 98 इयर्स की थी और लिटरली जब मैंने उनको बताया कि मैं ये कर रही हूँ, वो इतनी खुश हो गई और वो 98 इयर्स की लेडी मुझे साड़ी पहन के दिखाई कि वो अपने टाइम पे जब ब्लाउज नहीं था, जब पेटीकोट नहीं था, जब ब्रा नहीं पहनते थे लोग, उस टाइम पे वो कैसे साड़ी पहनती थी। तो आई थिंक मेरे पास उस समय फ़ोन नहीं था और मेरी सारी मेमोरी यहाँ पे है। लिटरली अगर मैं आँख बंद करूँ तो वो लेडी मुझे ड्रेप करते हुए दिखती है। तो इस तरह से आई थिंक 125 से 225 का रिकॉर्ड बना, 225 से 325 का रिकॉर्ड बना। अलग अलग स्टेट से अलग अलग चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती चली गई। जैसे एक समय था जब मुझे ऐसा लगने लग गया कि यंग जनरेशन को अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो आपको उनका भाषा बोलना पड़ेगा। आप उनसे ये नहीं कह सकते हो कि चलो ब्लाउज और पेटीकोट लेके आओ और हम आपको साड़ी सिखाते हैं। तो तब भाषा बदला क्रॉप टॉप और जीन्स पे। तो जब क्रॉप टॉप और जीन्स आया तो नए ड्रेप्स आए और ड्रेप्स निकले। तो इसी तरह से सिचुएशंस मुझे अलग अलग ऐसे सिचुएशंस में डाला गया कि हर बार एक नया ड्रेप निकला। और 325 स्टाइल्स तो मुझे याद रहते हैं क्योंकि यही एक चीज़ है जो मैं करती हूँ। कहने को मेरी मेमोरी बहुत वीक है बट ये चीज़ मुझे कंठस्थ है। मैं आई थिंक एट द वियर्डेस्ट ऑफ आवर्स एंड इवन इन माय ड्रीम्स I can close my eyes and just tell you this is this drape and this you've gone wrong here. You can just correct it like this. I think this is something that I can just go on and on. And आपका next क्या था सवाल? आपके कौन से इनमें से कौन सा स्टाइल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अगर आप एक मम्मी से पूछोगे कि उनमें उनके बच्चे कौन से फेवरेट है तो आई थिंक एक टू फॉर अ मदर टू It's a डिसाइड व्हिच difficult question. किड इज वेरी डिफिकल्ट। Very तो difficult. फॉर मी चलिए दिस हम हमें ये बताइए कि 18.5 सेकेंड में आपने एक साड़ी ड्रेप की है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हमारी साड़ी तो पूरी तरह से खुलती भी नहीं है। तो नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट बेंचमार्क? So basically, I'm coming up with a coffee table book which says 365 styles of draping a sari. मेरे को एक्चुअली ऐसा चीज निकालना था जबकि जो मैं नहीं भी रहूं तो भी एक ऐसी बुक रहे और लोग उस किताब को खोले और उनके लिए 365 स्टाइल्स ऑफ ड्रेपिंग उनको एक ही किताब में मिले। तो द बुक सेज आई गिव यू ईच डे अ न्यू ड्रेप so you don't crib about not having a new garment in your wardrobe. So आपको खाली अपना wardrobe खोलना है, यहाँ से डेनिम निकालना है, यहाँ से क्रॉप टॉप निकालना है और मे भी अपनी मदर इन लॉ की साड़ी या अपनी ग्रैंड मदर इन लॉ की साड़ी लेनी है, एक अच्छी तरह से स्टाइल करना है एंड देखिए आपके लिए एक नया कपड़ा हो गया। हर बार बाहर जाके नया कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। You can style your own wardrobe by clubbing your wardrobe together with Indian and Western एक fusion drape निकलता है। So I think this is what I can tell you about it. ओके। क्या आप हमें अब एक परफेक्ट साड़ी पहनने के कुछ नुस्खे बताएंगी? परफेक्ट साड़ी पहनने का सबसे बड़ा तो नुस्खा है कि आप एक डी कोट पे पहने क्योंकि डी कोट आपको एक परफेक्ट शेप देगा और आपके जो ब्रूजेस आ जाते हैं जो टाइट नाड़ा बांधने के कारण आते हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं आते हैं इसमें।
सेकेंड इज यूज अ सेंसिबल सेफ्टी पिन. सेफ्टी पिन बहुत सारे लोग जंग लगा हुआ या स्टेनलेस स्टील का नहीं यूज करते, तो प्लीज एक स्टेनलेस स्टील का सेफ्टी पिन यूज करें. उससे क्या होगा, आपकी साड़ी फटेगी नहीं. और अगर आपकी साड़ी वो सेफ्टी पिन में जो गोल चक्री होती है उसके अंदर फंस जाती है, तो आप उस सेफ्टी पिन के अंदर एक मोती डाल के रखें, क्योंकि मोती डालने से आपकी वो चक्री लॉक हो जाएगी और आपका जो फैब्रिक है जो उसके अंदर घुस जाता है वो नहीं घुसेगा. थर्ड आई वुड से, क्योंकि इतना गर्मी पड़ने लग गया है और ऐसे भी गर्मी नहीं भी हो और आप जब भारी कपड़े पहनते हैं तो पसीने आता है बहुत ज़्यादा, तो अंडर आर्म पैड्स यूज़ करें. अंडर आर्म पैड्स आपको ऑनलाइन अमेजोन कहीं से भी मिल सकता है. बट अगर आपके पास इंस्टेंटली आपको पहनना है और आपके पास अंडर आर्म पैड्स नहीं है, तो आप एक पैंटी लाइनर या सैनिटरी नैपकिन भी यूज़ कर सकती हैं आराम से. उसको अंडर आर्म्स में, आप अपने अंडर आर्म्स में नहीं चिपकाएंगे, आप अपने ब्लाउज पे चिपकाएंगे और वो आपके ब्लाउज को खराब होने से, जैसे अपने पसीना क्या है, पसीना एसिड है, तो उस जगह से कलर खराब हो जाता है, काम खराब हो जाता है, साड़ी आपकी ऐसी की ऐसी रहती है और ब्लाउज खराब हो जाता है. सो आप ब्लाउज को भी बचा सकते हैं वहाँ पे एक अंडर आर्म पैड्स लगा के. साड़ी पहनने से पहले आप एक हील पहने हमेशा. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये समझना कि आप, जैसे हम मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर में हम चप्पल खोल के जाएंगे, तो आपको लगता है कि आपकी साड़ी लटक जाती है. तो आप इस चीज़ को ऐसे करें, अगर आपको 4 इंच हील पहनना है मंदिर जाते वक्त, तो आप 2 इंच के ऊपर अपनी पूरी साड़ी को पहने और उसके बाद आप 4 इंच हील पे चले जाएं. 2 इंच हील दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मंदिर में 2 इंच लटकेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप 4 इंच के ऊपर पहने और आप कोई ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे आप फुटवेयर फुटवेयर खोल रहे हो और 4 इंच की अगर आपकी साड़ी ड्रैग कर रही है, लटक रही है, तो बहुत गंदा भी लगता है और आप ट्रिप भी कर सकते हो. सो आई थिंक दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड बी केयरफुल अबाउट जब आप एक साड़ी पहनते हो. And who is your dream client, Dolly ji? माई ड्रीम क्लाइंट, सी इंडस्ट्रियलिस्ट. मैंने एक मूड बोर्ड बना के रखा था जब मैंने ड्रेपिंग स्टार्ट की थी. उस मूड बोर्ड में सबसे ऊपर नाम मैंने 2 कैटेगरी बनाई थी, एक बॉलीवुड और एक इंडस्ट्रियलिस्ट की. इंडस्ट्रियलिस्ट में सबसे पहला नाम मैंने नीता अंबानी का लिखा था, उसके बाद और सारे नाम थे. बाय गॉड ग्रेस आई कैन जस्ट से यू दैट मैंने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम को टिक कर दिया है. देयर हैज बीन नो इंडस्ट्रियलिस्ट इन माई लिस्ट जिसका मैंने साड़ी ड्रेप नहीं किया है या जिसने मेरे ड्रेप को एंजॉय नहीं किया है. Where it comes to Bollywood, I had written names like Asha Parekh ji, Helen Aunty, Salma Aunty, जो सलमान खान की मम्मी है. Then I think Rekha ji, Zeenat Taman ji. I think I've draped all of these legendary ladies also in Bollywood, plus Deepika Padukone, Hema Malini, and Alia Bhatt, Anushka Sharma, Priyanka Chopra. I have draped all of these, but if you tell me who is one of your favorite, then I would say Deepika, because I'm very close to her and I enjoy doing her work. I think वो साड़ी को बहुत सुंदर से कैरी करती हैं और ये यंग है. और जो हमारे लेजेंडरी एक्ट्रेसेस है उसमें आई थिंक रेखा जी हैं, वो कम्प्लीटली जस्टिस करती हैं साड़ी को. और आई थिंक साड़ी इज जस्ट मेड फॉर हर, वो उनके ऊपर जाते ही खिल सी जाती है. सो आई थिंक दीज टू Okay. नेम्स एंड डेफिनेटली इन द और इंडस्ट्रियल यू कांट और अब बीट. एक ओके और अब एक आखिरी सवाल, डॉली जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे उन हाउसवाइफ को जिनमें टैलेंट है पर वो ऊपर नहीं उठ पा रही हैं, वे अपने घर के कामों में उलझी हुई है, तो एक मैसेज उनके लिए. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो मैं आप सबको दे रही हूँ और आपको वाकई में ये मैसेज सोचने पे मजबूर कर देगा कि वाकई में जो बोल रही हूँ वो आप कर सकती हैं या कर सकती थी. मेरे पास, आपके पास, हम सब के पास भगवान ने सिर्फ 24 घंटे दिए हैं.
मैं क्यों यहाँ हूँ, आप क्यों वहाँ हैं, और दीपिका क्यों दीपिका की जगह है, नीता क्यों नीता अंबानी की जगह पे है। ये आपको सोचना पड़ेगा। जब समय उतना ही है तो उन्होंने अलग क्या किया। आपके पास 24 आवर्स में आपने अपना समय पति को, सासू को, परिवार को, बच्चों को, समाज को सब कुछ दिया। आपने क्या नहीं किया, समय अपने आप को नहीं दिया। आपको ऐसा लगा कि मेरे में मैं एक बहुत अच्छी डांसर हूँ, बट समय कहाँ है। आप सबसे पहले तो अपने लिस्ट से इस लाइन को डिलीट कर दीजिए कि समय कहाँ है। समय आपको अपने ही समय से निकालनी है। तो गाइस, मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप सबको कि 24 घंटे में आपने सारा समय परिवार को, समाज को, बच्चों को दिया। अब आपको उसमें से 1 घंटा अपने लिए निकालना है। 1 घंटा अगर आपको ज़्यादा लगता है, चलिए 45 मिनट्स निकालना है, बट वो समय आपका होना चाहिए। उस समय में आप वो करेंगे जो आपको बरसों से करने की इच्छा थी, भले वो कविता लिखना हो या गाना गाना हो या कोई इंस्ट्रूमेंट जो आपकी सीखने की इच्छा थी और आप नहीं कर पाए, या आपको डांस सीखना है। कोई बात नहीं है कि आप इसमें करियर नहीं बना पा रहे। मैं आपको करियर नहीं बनाने बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ आप वो समय आपका 45 मिनट्स टू एन आवर अपने उस चीज को दे जो आप हमेशा से करना चाहती थी। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। लॉकडाउन के पीरियड में जब मैं लोगों को इस तरह से मोटिवेट करती थी कि भाई आप 45 मिनट्स अपने लिए निकाले, उनमें से एक लेडी थी जो अचार बहुत अच्छा बनाती थी। तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि डॉली जी, आपके बोलने के बाद अब मैं ना अपना पूरा 45 मिनट्स, जो मैं लिटरली 1.5 घंटा अपना सोने में बर्बाद करती थी, अब मैं दोपहर में रेस्ट नहीं करती हूँ। अब मैं अपना वो समय अचार बनाने में लगाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगा सुन के। तो मैंने उनको कहा कि मैंने खाली एक चीज कहा, जब अचार आप इतना अच्छा बनाती हैं तो आप एक काम करिए, उनके छोटे छोटे बॉटल्स बनाए और अपना एक लेबल बनाए। उन्होंने वो भी किया। आज के डेट पे वो अपने लेबल बना के अमेज़न पे वो अपने अचार बेच रही है, और उनकी जर्नी लिटरली सिर्फ 6 महीने की है। और उन लेडी का एज है, शी इज 63 इयर्स ओल्ड। आई मीन, आप सोचिए, एक एक जुनून चाहिए, एक जज्बा चाहिए और करने की चाहत। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप अ लेडी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। जब वो कर सकती हूँ आज, सिर्फ उन्होंने अपने आप को नहीं स्ट्रांग बनाया है फिनेंशियली, मेंटली, बट इस काम में आज उनके बेटा, बहू, क्योंकि उनको पोटेंशियल दिखने लग गया कि भाई अमेज़न में जाने के बाद आज इतना लार्ज हो गया ये काम, और उन्होंने और स्टाफ को रख के इस काम को इतना बड़ा बना दिया है। तो आई रियली सल्यूट दीज काइंड ऑफ लेडीज जो आउट ऑफ द बॉक्स निकल के सोचती हैं, और बस उनको एक आइडिया की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक आप सब भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ गो अहेड। कोई भी एज ग्रुप देर नहीं होता है, एंड देरी अभी भी नहीं हुई है। आप बस स्टार्ट करें और देखिए, आपको बस चलना है। पापा मेरे कहते थे कि बेटा, अ, मैंने आपने जो करियर चूज किया है, वो मेरे लिए कहते थे कि बेटा आपने जो करियर चूज किया है वो एक जंगल है। जंगल में आपको लकड़ियों को काटते हुए आपको एक सड़क बनानी है। आप सड़क बनाते चलो, कारवां आपके पीछे है। तो यही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी। आप कोई भी करियर बनाओ, कारवां आपको फॉलो करेगा, लिटरली लोग आपको फॉलो करेंगे। बस आपको पहला कदम बढ़ाने की जरूरत है। दैट वन स्टेप, वो पहला कदम आपके लिए कोई और नहीं बढ़ाएगा, वो आप बढ़ाएं, और देखिए बाकी कैसे आपको लोग फॉलो करते हैं। बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है डॉली जी। फ्रॉम वेयरिंग अ साड़ी एवरी डे टू बीइंग अ ड्रेड दिवा, आपका यह मैसेज हमें बहुत फ़ायदा करेगा। धन्यवाद डॉली जी। आज थैंक आपके कारण समाज में काफ़ी बदलाव आया है और यंगस्टर्स हैव बीन इंस्पायर्ड बाय यू। साड़ी जो एक डाइंग आर्ट फॉर्म थी, उसे आपकी मेहनत और लगन ने एक बार फिर से जीवित कर दिया है।
आपकी इस साड़ी पहनाने की कला को हम नमन करते हैं and wish you all the best in your future. Over to Thank Girija ji. you so much, Ashmi. I am feeling so proud today that I knew you for so many years. पर मुझको डॉली जी अब तक आपके बारे में सिर्फ ड्रेप दीवा के रूप में मैं आपको जान रही थी. आज मुझे मिली पापा की डॉली. लोग बोलते हैं पापा की परी, मैं कहूंगी आपको पापा की डॉली. मेरी और आपकी स्टोरी कुछ एक सी है क्योंकि मैं भी हमेशा हर है, लेकिन आज एक जो नया कनेक्ट हुआ और जो बहुत सी बातें जानने मिली, जैसे आपने अपनी एजुकेशन क्लास 7 में छोड़कर जिस हाइट तक आप अपने आप को लाई, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे समाज में फॉर्मल एजुकेशन को, और उस फॉर्मल एजुकेशन के बैरियर को तोड़कर आप आगे बढ़ी. आज मैंने एक बार फिर से आई वुड वांट टू रीकन्फर्म कि मैं ऐसी डॉली से आज मिली हूं कि जिसका डेस्टिनी था, शी वाज डेस्टाइन्ड फॉर दिस करियर, हु मेड हर अ स्टार, अ सेलिब्रिटी, एंड शी इज स्टिल ग्राउंडेड टू हर रूट्स. आज भी अपनी जड़ों से वैसे ही जुड़ी हुई है जैसे मारवाड़ी परिवार की हर बहू होती है, जो किसी से डरती नहीं है लेकिन काम करने का जज्बा और जुनून साथ में लेके चलती है. और इसी आशा के साथ कि हम मे बी आपकी ड्रेपिंग लिस्ट में मेरा नंबर भी आएगा, और कब आएगा देखते हैं. वेरी नाइस टू हैव यू विद अस डॉली जी. हम लोगों को बहुत खुशी है, और मैं सभी एक्सपो में आए हुए विजिटर्स, स्टॉल ओनर्स, हमारे गेस्ट्स, हमारे स्पीकर्स, सभी को कहना चाहूंगी कि डॉली जी से इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन शॉपिंग करना मत भूलिएगा. डॉली जी आप भी हमारे एक्सपो को जरूर देखिएगा और वहां पर कुछ ना कुछ शॉपिंग करके ही निकलिएगा. थैंक यू सो मच. जय महेश, आप सबका इस एक्सपो में आने के लिए और हमारे ऑडिटोरियम में जुड़ने के लिए थैंक यू. धन्यवाद. जय हिंद. जय हिंद.